अभी तक के चैप्टर में हमने बात की कि कैसे कंपनी ने बंगाल को जीता, कैसे बैटल ऑफ प्लासी में उसने सिराजुद्दौला को हराया और फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम को हराकर उनको बंगाल से बाहर कर दिया। और फिर 1765 में कंपनी ने बंगाल पे अधिकार पूरी तरीके से अधिकार कर लिया और खुद वहाँ की नवाब बन बैठी, या खुद वहाँ की जागीरदार बन बैठी। उससे उनको क्या क्या फ़ायदे हुए, ढेर सारे उनके फ़ायदे हुए। अब उनको ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं लाने पड़ते थे यहाँ से सामान खरीदने के लिए, और भी बहुत सारी बातें हुई। अब हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन टू बी नवाब? किसी का नवाब बनना, जो कंपनी के अधिकारी थे वो नवाब बन गया, उसकी तो बहुत बड़ी मतलब है। सबसे पहली तो मतलब यही होगी कि जैसे पहले बंगाल के नवाब होते थे, मीर जाफ़र, मीर कासिम और सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, ये सारे जो नवाब थे, यानी कि नवाब मतलब बंगाल में राजा होता था। तो पहला तो यही हो गया कि जब 1765 में कंपनी खुद ने बंगाल पे कब्जा कर लिया, इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो बंगाल की नवाब बन गई। लेकिन इसके अलावा जो नवाब नवाब शब्द लिखा हुआ है, नवाब ये क्या है? जैसे नवाब होता है हिंदी में नवाब, तो ब्रिटिशर्स के प्रोनाउंस में, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में वो नवाब नहीं कह पाते थे ठीक से, तो वो नवाब की जगह पे नवाब नवाब कहते थे। और इसका मतलब क्या हुआ? जो कंपनी के जो अधिकारी थे, अभी तक कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी, लेकिन जब कंपनी का पूरे बंगाल पे अधिकार हो गया, तो जो कंपनी के ऑफिसियल्स थे, कंपनी के जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने क्या किया? ढेर सारे पैसे कमाए। और चूंकि वो ब्रिटेन से आए थे, वहाँ किसी मिडिल क्लास फैमिली से आए थे और इंडिया में आए थे इसलिए कि ढेर सारे पैसे कमाएंगे, तो यहाँ पर आके उन्होंने सपने देखे कि हम भी कैसे नवाब की तरह रहेंगे। नवाब लोग कैसे रहते थे, कितने विलासिता से रहते थे, बड़े बड़े मकान होते थे, ढेर सारे सर्वेंट्स होते थे। तो उन सारे लोगों को देखकर कंपनी के अधिकारी भी जो क्या है, वो नवाबों की तरह रहने लगे। उन्होंने क्या किया? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वर्स्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनीज ऑफिसर्स। यानी कि कंपनी के अधिकारियों ने ज़बरदस्ती क्या किया? बहुत सारी ज़मीनें इकट्ठी की, बहुत सारे गिफ्ट या पैसे इकट्ठा किए। और उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो स्टेटस है, चूंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आके किसी तरह से वो एक नौकरी करते थे यहाँ पर कंपनी के लिए, लेकिन धीरे धीरे चूंकि वो इतने ज़्यादा उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए, तो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा हो गया। तो इंग्लैंड में इन लोगों को क्या कहा जाने लगा? नवाब कहा जाने लगा, नवाब कहा जाने लगा। और उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रॉबर्ट क्लाइव, जिसके नेतृत्व में इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीता था, जब वो इंडिया से वापस गया तो उसके बाद बहुत सारे पैसे थे, 4 लाख के आसपास, 4 लाख पाउंड के आसपास उसने पैसे इकट्ठे किए थे। वो उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। फिर अब उसने इतने पैसे इकट्ठे किए, जब वो यहाँ से ब्रिटेन गया तो उस पर मुकदमा भी चला, उस पर केस वेस हुए कि आखिर इसने इतने पैसे कैसे इकट्ठा कर लिया, यानी कि इसने कुछ करप्शन किया हो, कुछ भ्रष्टाचार किया हो। तो यही सारी बातें थी इस कारण से। लेकिन ऐसे सभी अधिकारी नहीं थे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडिंग इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। जितनी मनी क्लाइव या और लोगों ने कलेक्ट की थी, सब उतना नहीं कलेक्ट कर पाए। बहुत सारे इंडिया में आए, तो चूंकि इंडिया एक अलग कंट्री थी, अब ब्रिटेन जो है वो ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर वो अलग तरीके से रहते थे, वहाँ की जलवायु अलग तरीके से। यहाँ बहुत सारे लोग आए, तो यहाँ काम करने के बहुत सारे लोग, तो इंडिया में अलग अलग तरीके की डिजीज़ के कारण डेथ हो गई। बहुत सारे जो थे वो आए अच्छे हम्बल बैकग्राउंड से, तो वो उन्होंने करप्शन नहीं किया, उन्होंने लोगों की सेवा करने के भाव से काम किए। ये तो लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे, वो ऐसे लोग जिनको ब्रिटेन में नवाब कहा जाता था, या लोग नवाब कह के उनकी हंसी उड़ाते थे या मजाक उड़ाते थे, उनको जो नाटक होते थे या कार्टून बनते थे उन पर, उन्होंने, लोग जानते तो थे इन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया है, करप्शन से कमाया है, तो उनके उस करप्शन का मजाक बनता था। और वो जो नवाब शब्द उनको कहा जाता था, वो एक टाइप का उनको उनकी हंसी उड़ाने के लिए कहा जाता था। तो यही है टॉपिक है, ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब, मतलब उन्होंने ढेर सारे पैसे कमाए, ढेर सारे करप्शन किए, और उन पैसों उनसे क्या हुआ? वो काफ़ी अमीर हो गए। जब यहाँ से वो ब्रिटेन जाते तो वहाँ पर काफ़ी रईसी से रहते, आसपास के लोग जो थे, जो लोग उनके साथ रहते थे, उनके ग्रुप के, उनके सोसाइटी के लोग थे, उनको लगा कि मतलब इतने पैसे हैं, ये तो दिखावा कर रहा है या काफ़ी अच्छे से रह रहा है। तो फिर धीरे धीरे लोग क्या करने लगे? उनका मजाक बनाने लगे, और उनके पैसे का जो दिखावा करते थे उनका मजाक बनाने लगे। इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है वो कंपनी रूल एक्सपैंड। कंपनी रूल एक्सपैंड्स का मतलब क्या है कि अब कंपनी ने बंगाल जीत लिया,
अब कंपनी बंगाल जीतने के बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया पर कैसे कब्जा किया, यही इस टॉपिक का मतलब है। बंगाल जीतने के बाद अब उन्होंने क्या किया, इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्शन ऑफ इंडियन स्टेट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, अगर इन 100 सालों में देखें, 1757 जहां उन्होंने पहली लड़ाई जीती बैटल ऑफ प्लासी, और 1857 जो कि एक बहुत बड़ी घटना थी जहां पर ब्रिटिशर्स के विरुद्ध सबसे बड़ी, मतलब उस टाइम की सबसे बड़ी क्रांति हुई उनको देश से भगाने की। उसके बाद उनकी पॉलिसीज में ढेर सारे चेंजेस आए, तो वहाँ आगे बढ़ेंगे। तो ये जो 100 साल के पीरियड है, 1757 से 1857 का पीरियड, उसमें धीरे धीरे कंपनी ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। बैटल ऑफ प्लासी उन्होंने बंगाल से स्टार्ट किया और धीरे धीरे करते हुए इन 100 सालों में उन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। अब पूरे देश पे कब्जा कैसे किया, उसकी अलग अलग स्ट्रेटजीज थी उनकी। जैसे पहली स्ट्रेटजी तो वो थी, द कंपनी रियली लॉन्चड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक और ऑन एन अननोन टेरिटरी। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, या हमेशा से उनकी पॉलिसी रही कि वो किसी अननोन टेरिटरी पर या ऐसे केवल वो जीतने, मतलब उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि हम किसी पे हमला करके पूरे देश को कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ परिस्थितियों का इंतजार किया और उसका फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे उन्होंने देश पे कब्जा किया। तो उन्होंने कभी किसी पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक लॉन्च नहीं किया। उन्होंने ढेर सारी अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ बनाई और उन पॉलिसीज़ का यूज़ करते उन्होंने पूरे उस पर कब्जा कर लिया। जैसे उन्होंने बंगाल को हरा दिया, तो उसके बाद बाकी जो छोटे मोटे राज थे उनको उन्होंने डराने की कोशिश की, डराया धमकाया अपने पावर से, अपने मिलिट्री ताकत से डरा धमका कर सबको, राजाओं को अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ को बनाकर अपने अंडर में उन्होंने ले लिया या अपने साथ काम करने के लिए राजी कर लिया। उसमें बात लिखा हुआ है, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंस इन इंडियन स्टेट। ये एक इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, रेजिडेंट। जब बैटल ऑफ बक्सर उन्होंने जीत लिया तो उसके बाद अब उन्होंने क्या किया, जो बाकी जो राजा रजवाड़े थे, छोटे मोटे राजा रजवाड़े थे, उन सबको अपने अंदर मिलाने के लिए उन पे कंट्रोल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक रेजिडेंस नाम का एक अधिकारी जो है सारे राजाओं के स्टेट में सबके दरबार में भेजा उन्होंने था कि ये एक व्यक्ति है जो कंपनी की हेल्प करेगा या कंपनी के संबंध जो है स्टेट से मजबूत बनाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या, वो रेजिडेंट जो व्यक्ति जो है इतना पावरफुल हो गया, और चूंकि कंपनी पावरफुल थी, अगर कोई उस रेजिडेंट की बात नहीं मानेगा या कोई उसके खिलाफ काम करेगा, कंपनी के खिलाफ काम करेगा, तो सब जानते थे कि कंपनी उस पर आक्रमण करके उनको हरा देगी। तो वो रेजिडेंट जो है वो रहता था, उस स्टेट में रहता था और वो कंपनी का एक एजेंट होता था। लेकिन धीरे धीरे थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिसर्स बिगन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। जो इंडियन जिनके यहाँ रेजिडेंट था, वो रेजिडेंट क्या हो गया, धीरे धीरे इतना पावरफुल हो गया कि उसने उन लोगों के आपसी मुद्दों में दखल देना स्टार्ट कर दिया कि कौन राजा बनेगा। वो इस राज दरबार में बैठ के राजनीति करता था। अगर राजा का बड़ा बेटा राजा चाह रहा है कि बड़ा बेटा राजा बने, और छोटा बेटा जो है वो उसने कंपनी के ऑफिसर से समझौता कर लिया कि अगर हम बन जाएंगे तो हम आपको ढेर सारी सुविधाएं देंगे। तो ऐसा करके वो राजनीति वहाँ पे करने लगे। दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी सक्सेसर ऑफ थ्रोन, कौन गद्दी का राजा बनेगा, कौन सक्सेसर बनेगा। इसके अलावा जो दूसरी, पहला तो रेजिडेंस वाली पॉलिसी होगी जिसकी हेल्प लेकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। सेकंड जो है, समटाइम द कंपनी फोर्सेस द स्टेट इनटू ए सब्सिडरी अलायंस इसको हिंदी में सहायक समझौता कहते हैं। तो ये एक अलग सी पॉलिसी थी। इसमें क्या कहा गया, इसमें जो कौन सी पॉलिसी अपनाई उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। उन्होंने कहा कि जो भारत के स्टेट हैं या जो भी राजा हैं, वो अपनी खुद की सेना नहीं रख सकते। अब क्यों नहीं रख सकते सेना, क्योंकि हम कंपनी जो है वो उनको प्रोटेक्ट करेगी। कंपनी के पास सेना है, कंपनी उनको प्रोटेक्ट करेगी। अगर आप हमारे साथ एक समझौता करते हैं तो आपको क्या होगा, आपको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपके स्टेट की सुरक्षा हम करेंगे। कोई आप पे दूसरा आक्रमण करेगा तो उससे हम लड़ेंगे। ये सब्सिडी देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे क्या हुआ, जब सरकार जो राजा है उसके पास खुद ही सेना नहीं रहेगी, तो इसका मतलब क्या है, सेना ब्रिटेन कंपनी की है, तो यानी कि वो कंपनी जब चाहे उस पर कब्जा कर ले या कंपनी जैसा चाहे वैसा उनसे काम करवा ले। तो सब्सिडरी अलायंस को क्या, और उसमें एक और बात क्या थी कि सेना तो कंपनी की रहेगी, कंपनी रखेगी और कंपनी उनके तरफ से लड़ेगी, लेकिन उसका जो पैसा है, जो सेना की जो सैलरी है, वो उस राजा को देना पड़ेगा। मतलब उनके पास खुद की सेना भी नहीं है, वो जिससे चाहे उससे लड़ भी नहीं सकती है, और फिर भी सेना के उसको पैसे भी देने हैं।
तो इसका अर्थ से क्या होता है, कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन। जो सब्सिडरी फोर्सेस थी, जो सेना थी, उसको पैसे कौन देगा, वो राजा देगा जिसके यहाँ वो रह रही है, लेकिन रहेगी वो फोर्स किसकी, कंपनी की। तो इससे कंपनी और मजबूत हुई। अब कंपनी के पास सेना भी हो गई और उसको उसके पैसे भी नहीं देने हैं, और राजा और कमज़ोर हुए क्योंकि राजा के पास सेना भी नहीं है फिर भी उसको उसके पैसे देने हैं। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो राजा जो है वो कहता था कि मैं सेना के पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो उससे पेनाल्टी के रूप में उसकी ज़मीन ले लेते थे या उसके राज्य का कुछ पार्ट ले लेते थे। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, व्हेन रिचर्ड वेलीजेली वाज गवर्नर जनरल, जब रिचर्ड वेलीजेली एक गवर्नर जनरल था 1798 टू 1805, इतने साल गवर्नर जनरल था। अब गवर्नर जनरल क्या है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे। उसने क्या किया, नवाब अवध का जो नवाब था उससे उसकी आधी टेरिटरी, आधी ज़मीन ले ली इस बिना पे 1801 में कि वो क्या कर रहा है, सब्सिडी फोर्सेस को पैसे नहीं दे पा रहा है, जो सेना उन्होंने रखी है उसको पैसे नहीं दे पा रहा है। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू सेट टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड। हैदराबाद जो उस टाइम का स्टेट था, एक राजा निजाम वहाँ पे शासन करता था, उसके कारण से भी उसकी भी ज़मीन ऐसे ही ले ली गई। तो ये अलग अलग पॉलिटिकल इकोनॉमिकल टैक्टिक्स थे। उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर हैदराबाद पर या अवध पर डायरेक्ट कोई आक्रमण नहीं किया, लेकिन उन्होंने सब्सिडी अलायंस और रेजिडेंस इन लोगों का फ़ायदा उठा के धीरे धीरे क्या किया, राज्य को अपने कब्जे में करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे राजा थे, दो चार ऐसे थे जो काफ़ी मजबूत थे, और वो इन जो सब ये जो छोटे उनके समझौते थे इन सब का पालन नहीं करते थे, और वो चाहते थे कि हम अपना राज बनाएं, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ें, अंग्रेज़ों को देश से भगा के अपना राज स्टेब्लिश करें। तो यहाँ पर अब क्या कर, चूँकि वो और कोई समझौता मानने को तैयार नहीं है, तब वहाँ पर उनको डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करना पड़ा। तो ऐसे जो 2-3 राज्य हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ जहाँ पर उनकी कंपनीज की और उन राजाओं की डायरेक्ट लड़ाई हुई। तो उसमें पहला है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर एक राज्य था जो कि साउथ इंडिया में था, आज के कर्नाटक के आसपास राज्य था वो, और काफ़ी मजबूत राज्य था। दो वहाँ के रूलर हैदर अली और फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान, जिन्होंने 1761 से 1799 तक वहाँ पर राज्य किया, वो काफ़ी मजबूत थे। मैसूर जो था वो क्या करता था, वो मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट का मतलब वो जो समुद्री सीमा है, कर्नाटक और गोवा और केरल के आसपास की जो समुद्री सीमा है, समुद्र से ही व्यापार होता था उस टाइम। तो जिसका वहाँ पर राज है वो क्या करेगा, उन पोर्ट्स को, उन बंदरगाहों को कंट्रोल करेगा। तो मैसूर के अंडर में वो पोर्ट्स आते थे जहाँ से कंपनी का सबसे ज़्यादा परचेज होता था, सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। कंपनी वहाँ से पेपर यानी कि काली मिर्च और कार्डमम, इलायची, ये सारी चीज़ें खरीदी थी। फिर इन मसालों की डिमांड विदेश में बहुत ज़्यादा थी, तो उससे काफ़ी प्रॉफिट होता था। तो टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान राजा बना, वो क्या चाहता था कि कंपनी जो है धीरे धीरे मजबूत हो रही है, वो तो देख ही रहा था। तो उसने क्या कहा, कंपनी को कमज़ोर करने के लिए कंपनी के व्यापार को रोकना पड़ेगा। तो उसने 1785 में टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम। उसके राज्य के जो भी बंदरगाह थे उनसे उसने क्या किया कि अब यहाँ से ब्रिटेन को या यूरोप को कोई माल निर्यात नहीं होगा। अब माल निर्यात नहीं होगा इसका मतलब क्या है, कंपनी खरीद नहीं पाएगी। कंपनी खरीद नहीं पाएगी तो जब वहाँ से जाएगा नहीं तो बेच नहीं पाएगी और उससे उनका प्रॉफिट नहीं होगा। उसने और क्या नियम बनाए, एंड डिसअलाउड द लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी। उसने क्या कहा, जो लोकल जो हमारे राज्य के व्यापारी हैं अब वो कंपनी के साथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से कंपनी को ढेर सारे नुकसान हुआ। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश ए क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। अब हमने पहले चैप्टर में बात की थी कि कैसे या इससे पहले वाले टॉपिक में बात की थी कि कैसे ब्रिटिशर्स और पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसियों के ईस्ट इंडिया कंपनीज के बीच में कैसे आपस में कंपटीशन था, कैसे लड़ाइयाँ होती थी। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान ने क्या किया, ब्रिटिशर्स से लड़ना था उसे, तो उसने फ्रांसीसियों की हेल्प ली। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों एक ही व्यापार के लिए कंपटीशन कर रहे थे, तो दोनों दुश्मन थे। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया कि अगर ब्रिटिशर्स को भगाना है तो उसने फ्रांसीसियों से दोस्ती की, और फ्रांसीसियों की हेल्प से उसने अपनी सेना को मॉडर्न बनाने की कोशिश की। मतलब यूरोपियन जो ब्रिटेन की सेना थी या कंपनी की सेना थी वो मॉडर्न सेना थी, वो उनके ब्रिटेन में जो टेक्नोलॉजी चलती थी उस पर बनी थी, और इंडियन सेनाएं जो थी वो परंपरागत या पुराने तरीके के हथियार और पुराने तरीके के लड़ाई के टेक्निक्स का यूज़ करती थी।
लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन दोनों तो एक ही जैसे करते थे, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों यूरोप में थे, दोनों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी थी। तो उसने क्या कहा कि अगर कंपनी से हमको लड़ना है या ब्रिटेन की आर्मी से लड़ना है तो हमको क्या करना होगा, उनके जैसी सेना अपनी बनानी पड़ेगी, तभी हम उनको हरा पाएंगे। और उनके जैसी सेना बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, उनके जैसा ही कोई व्यक्ति चाहिए होगा जो उनकी चीज़ों को जानता हो, जो हमारी हेल्प कर सके। तो उसमें फ्रांसीसियों ने क्या किया, उसकी हेल्प की। इन सारी बातों से ब्रिटिशर्स जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हो गए। किससे? मैसूर से। और उसके बाद मैसूर में और कंपनी में या ब्रिटेन में चार चार युद्ध लड़े गए, अलग अलग 4 युद्ध लड़े गए, जिसमें लास्ट में उन्होंने क्या किया, टीपू को मार के पूरे मैसूर पे कब्जा कर लिया। तो पहला उसमें 4 वॉर थे, कौन कौन से? पहला 1767 टू 1769, दूसरा था 1780 टू 1784, थर्ड था 1790 टू 1792 और फोर्थ था 1799। 1799 में जाके अंततः अभी तक जो पहले की 3 लड़ाइयाँ थी, इसमें कंपनी जो है या ब्रिटिश आर्मी कभी इन लोगों से जीत नहीं पाई। हैदर अली ने उनको हरा दिया, टीपू सुल्तान ने हरा दिया, लेकिन लास्ट में भी अकेले ये मैसूर साम्राज्य इतना मजबूत था, या टीपू सुल्तान और हैदर अली इतने अच्छे रूलर थे कि कंपनी इनको हरा ही नहीं पा रही थी। तो लास्ट में कंपनी ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप में क्या हुआ, द कंपनी फोर्स वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल्स। टीपू सुल्तान और हैदर अली ने काफ़ी बार इनको हराया, लेकिन 1792 अटैक बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मराठाज एंड निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद एंड कंपनी। यानी कि कंपनी ने क्या किया, मराठों से सहायता ली, क्योंकि ये जो निज़ाम हैदराबाद का शासक और मराठा और मैसूर तीनों आसपास के थे, तीनों काफ़ी मजबूत थे, तो इन लोगों में भी आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ चलती थीं अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। तो कंपनी ने इनकी दुश्मनी का फ़ायदा उठाकर टीपू सुल्तान को हराने के लिए इनके जो दोनों दुश्मन थे, हैदराबाद के निज़ाम और मराठा, दोनों को अपनी तरफ मिला लिया, और तीनों की कंबाइंड सेनाओं ने क्या किया, मैसूर पर आक्रमण किया। 1792 में लड़ाई हुई, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान अभी पूरी तरीके से हरा नहीं। लास्ट में 1799 में एक बार फिर से लड़ाई हुई, जिसको बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम बोलते हैं, और यहाँ पर कंपनी जो है लास्ट में जीत गई। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। अपने जो राजधानी को बचाते हुए टीपू सुल्तान की डेथ हुई, और मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वेडनर्स एंड द सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन द स्टेट। सब्सिडरी अलायंस की बात कर ली हमने। सब्सिडरी अलायंस क्या है? तो जब टीपू सुल्तान और हैदर अली ने जो वहाँ पे शासन कर रहे थे, तो उससे पहले के जो शासक वहाँ हुआ करते थे, उनके परिवार वालों को उन्होंने राजा बना दिया, और मैसूर को क्या किया, सब्सिडरी अलायंस में या साझेदारी समझौते में ला दिया। यानी कि अब वहाँ पर उनकी अपनी खुद की सेना नहीं हो सकती, कंपनी की सेना रहेगी, और साथ साथ वहाँ पर एक रेजिडेंस रहेगा जो कंपनी का दूत होगा। ये सारी चीज़ें करके उन्होंने लास्ट में मैसूर को हराकर साउथ इंडिया में भी अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद दूसरी लड़ाई उनकी हुई वॉर ऑफ मराठा से। पहले तो उन्होंने मराठाओं की सहायता ली उसको हराने में, या बाद में जो भी कहें हम। फिर मराठा भी एक बहुत बड़ी शक्ति थी। मराठों का क्या था कि उनको लगता था, मराठों को, कि मुगल साम्राज्य जो ख़त्म हो गया है, तब उसके बाद हम ही दिल्ली पर कब्जा करके पूरे इंडिया पर हम ही शासन कर सकते हैं। मराठों को ये लगता था, लेकिन उनका ये भ्रम टूट गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। पानीपत की तृतीय लड़ाई जो कि 1761 में हुई, जहाँ पर अहमद शाह अब्दाली, एक अफगानी शासक, और मराठों के बीच में दिल्ली में लड़ाई हुई, और मराठा वहाँ पर हार गए। तो वो उनके लिए बहुत बड़ी डिफीट थी। इसके बाद मराठों की शक्ति कमज़ोर हो गई, और मराठा जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गए, 4 अलग अलग परिवारों में डिवाइड हो गए, जिसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले 4 अलग अलग थे। अब अलग अलग क्षेत्र में रहते थे, अलग अलग क्षेत्र में शासन करते थे, लेकिन फिर भी चारों को एक साथ मिला के रखने का काम किया था पेशवा ने। पेशवा जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता था, या कहें कि इन राजाओं का सबका एक सलाहकार होता था। और धीरे धीरे पेशवा जो है उसने क्या किया, मराठों को शक्ति बनाई, और मराठों का जो सुप्रीम लीडर बन गया वो। इसके बाद मराठों की भी की महत्वाकांक्षाएं थी पूरे इंडिया पर शासन करने की, और कंपनी की भी महत्वाकांक्षा थी पूरे इंडिया पर कब्जा करने की। तो जब दो बड़े जो लोग हैं वो एक ही जगह पे शासन करना चाहते हैं, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई होनी जो है वो ज़रूरी हो गई, और इस कारण से दोनों के बीच में तीन अलग अलग टाइम पे लड़ाइयाँ हुई। मराठों और अंग्रेजों के बीच में 3 लड़ाई हुई। द मराठा वॉज सबड्यूड इन द सीरीज ऑफ वॉर। 3 अलग अलग वॉर में धीरे धीरे क्या हुआ, मराठों की शक्ति जो खत्म हो गई, मराठों को अंततः हरा दिया उन्होंने।
पहला वॉर हुआ 1782 में विद द ट्रीटी ऑफ साल बाई की समझौते से खत्म हुआ, लेकिन इसमें कोई क्लियरली जीता नहीं, दोनों की शक्ति लगभग बराबर थी। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर वाज 1803 to 1805 was fought on different fronts resulting in the British gaining Odisha and the territories north of Yamuna river including आगरा एंड दिल्ली। इसमें अलग अलग इसमें भी लड़ाइयाँ हुई और इसमें लास्ट ब्रिटिश कंपनी को थोड़ी बहुत जो है सफलता मिली और उसने मराठों से उड़ीसा का क्षेत्र और दिल्ली और आगरा के आसपास के एरिया छीन लिया। अभी तक यहाँ पर सब पे मराठों का शासन हुआ करता था। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 to 1819 जो थर्ड हुआ, इसमें मराठों की पावर लगभग खत्म हो गई और मराठों को पूरी तरीके से हरा कर पेशवा जो था, जो अभी तक का उनका प्राइम मिनिस्टर था, सुप्रीम लीडर था, उसको ही उन्होंने पुणे जो उसका हेडक्वार्टर होता था वहाँ से हटाकर उसको कहीं और कानपुर के आसपास बिठूर में शिफ्ट कर दिया, जिससे अब वो अपने एरिया में नहीं रहेगा तो कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएगा, लोगों को फिर से मिलाकर विद्रोह नहीं कर पाएगा। उसको उठाकर उन्होंने अब कहा कि आप पुणे में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा एरिया आप हार चुके हैं, हम पूरा कब्जा है, तो आप जहाँ हम कहेंगे वहाँ रहेंगे। तो उन्होंने उसको पेशवा को क्या किया, कानपुर के निकट एक बिठूर जगह थी, वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया। और नाउ द कंपनी हैड कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ विंध्य, जो विंध्य के साउथ, विंध्य पर्वत है उसके साउथ की जो भी टेरिटरीज थी, MP, महाराष्ट्र और आंध्र तेलंगाना के आसपास के जो क्षेत्र थे, इन सब पे अब किसका राज हो गया, कंपनी का राज हो गया।